तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास प्रोसेस कॉस्टिंग का, ठीक है। तो सेकेंड क्लास देखने के पहले तुम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा कि तुम लोग पहले का क्लास पूरा अच्छी तरह से देख के आना, ठीक है। क्योंकि पहले का क्लास में मैंने क्या किया था, उसमें पूरा ब्रीफ डिटेल्स पूरा समझाने की कोशिश किया था प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, ठीक है। तो जो भी पिछले क्लास में समझाया था आज उसी को नोट डाउन करा दिया, ठीक है। तो तुम लोग सबसे पहले जो लिखाया है उसको समझ लो क्या होता है। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग इज डन टू कंपेयर। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग का मेन काम क्या होता है, हम लोग क्यों करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, डन टू कंपेयर द कॉस्ट, सॉरी कंपेयर नहीं हो, कंप्यूट, सॉरी कंप्यूट द कॉस्ट एट डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या करते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस के पास हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को निकालते हैं, ठीक है। अब बोलो सर डिफरेंट स्टेजेस के पास कॉस्ट को निकाल के क्या फायदा होगा, उससे क्या होगा। तो डिफरेंट स्टेजेस पे जब हम कॉस्ट निकालेंगे ना, तो हम लोग को ये जानकारी हो पाएगा कि हर एक स्टेज में कितना खर्चा लग रहा है, ठीक है। इसके साथ हम लोग का कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे। अगर ये देखेंगे कि अरे ये तो प्रिलिमिनरी स्टेज में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, तो अगले स्टेज में मतलब उसके बारे में सोचना चाहिए कि क्यों ज्यादा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि हर एक सब्सिक्वेंट प्रोसेस, यानी पहला जो फर्स्ट प्रोसेस होगा उसका जो खर्चा है, उसका जो भी खर्चा है वो सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा। अक्यूमुलेट का एक सिंपल सी बात बताते हैं, बड़ा ही बेसिक सा बात बताते हैं। तुमने कुछ स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे चलो ठीक है ना, मेरे पास दो स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, फिलहाल सुमित और अंजलि, ठीक है। मान लो कि सुमित ने एक स्टैचू बनाना शुरू किया, ठीक है। मान लो कि कृष्णा का स्टैचू, भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति बनाना शुरू किया। तो ये जो मूर्ति बनाना शुरू किया ना, तो सबसे पहले इसने क्या किया, मिट्टी को लेकर श्री कृष्ण का आकार दिया, ठीक है। तो पहला स्टेज हुआ और बाद में अंजलि क्या की, उसके ऊपर ही काम होगा ना फिर से एक नया स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। वो खुद से अपने आप से फिर से मूर्ति बनाएगी, फिर से मिट्टी का नहीं ना, उसी के ऊपर तो काम होगा ना। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है कि सेकेंड स्टेज तभी कंप्लीट होगा जब फर्स्ट स्टेज उसी काम को कंटिन्यू में किया जाए। समझ में आया? सेकेंड स्टेज पहले स्टेज के ऊपर खर्चा किया जाएगा, इसीलिए बोला गया एवरी सब्सिक्वेंट प्रोसेस विल इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस प्रोसेस। पिछले प्रोसेस का काम खर्चा अगले प्रोसेस में भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, इफ देयर इज एनी नॉर्मल लॉस, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या बोला कि अगर नॉर्मल लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो नॉर्मल लॉस क्या होता है कि प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। तो मेरा एक सवाल है उन लोग से जो आज सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। तो तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी कंसाइनमेंट में पढ़ चुके हो। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वेदर नॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज कंपनीज एक्सपेंस और इट चार्ज टू कस्टमर। ऑब्वियसली कस्टमर से चार्ज करते हैं। जैसे अगर मान लो कि कुछ हम बना रहे हैं, ये पहले से पता है कि इसका बनाना, इसे बनाने से खर्चा होना ही होना है, ठीक है। अगर मान लो ट्यूबलाइट्स बनेंगे, तो ट्यूबलाइट्स बनेंगे उसमें से 2-4 फूटेगा ही फूटेगा, ठीक है। तो ट्यूबलाइट जो फूट रहा है यानी कि जो टूट रहा है, डैमेज हो रहा है ट्यूबलाइट्स, उसका पैसा कंपनी अपने तरफ से भरेगा नहीं, पब्लिक से मांगेगा। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि कंपनी ने 5 ट्यूबलाइट्स बनाया, कितने ट्यूबलाइट्स बनाया, 5, ठीक है। 5 का दाम कितना है, 10 रुपया। 5 का दाम कितना, 5 का दाम कितना, 10 रुपया बोले ना, तो हर एक का दाम कितना पड़ा, 2 रुपया। क्या कर रही है ना, 5 का दाम 10 रुपया, तो एक का दाम कितना, 2 रुपया ना, ठीक है। अब एक बात तुमसे पूछते हैं, उसमें से एक ट्यूबलाइट टूट गया, अब बचा कितना, 4, टोटल प्राइस कितना, 10, टोटल प्राइस 10 ही रहेगा। अब एक ट्यूबलाइट का दाम कितना हो गया,
2.5 रुपया हो गया 2.5। इसका मतलब अगर 5 ही रहता तो पब्लिक से 2 रुपया करके वसूलते, लेकिन अब एक टूट गया तो प्राइस कितना हो गया 2.5 हो गया। इसका मतलब बेयर कौन कर रहा है नॉर्मल लॉस? कस्टमर बेयर करे। लेकिन अगर एबनॉर्मल हो जाए तो एबनॉर्मल होता क्या है आज सब कुछ बताएंगे। एबनॉर्मल क्या होता है, जैसे हमने सोचा एक टूटेगा, हमने क्या सोचा एक टूटेगा, टूट कितना गया 2, मान लो 2 टूट गया, तो जो एक्स्ट्रा एक टूटा है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, दैट इज कॉल्ड। ठीक है, सपोज दैट मैंने सोचा एक टूटेगा, कुछ भी नहीं टूटा, एबनॉर्मल गेन कितना हुआ? एक एबनॉर्मल गेन हो गया। गेन क्या होता है? जो तुमने सोचा वो हुआ ही नहीं। जैसे तुम सोचे कि 5 ट्यूबलाइट्स डैमेज होगा, क्रैक करेगा, लेकिन उसमें से क्रैक किया मात्र 3, तो कितना तुम्हारा सेव हो गया? कितना सेव हो गया? 2 ना, तो 2 जो तुम्हारा सेव हो गया उसको क्या बोलोगे? एबनॉर्मल गेन। ठीक है, बात समझ में आया? तो यही बोला गया है, इफ देयर इज एनी नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस इट शुड बी ट्रीटेड एज, इसको तुम क्या ट्रीट करोगे? कॉस्ट। ठीक है, इसको तुम कॉस्ट ट्रीट करोगे। क्यों कॉस्ट ट्रीट करोगे? क्योंकि इसका कलेक्शन कस्टमर से करना है। शांत से बैठ जाओ, इसका कलेक्शन कस्टमर से करना है। ठीक है, इट मींस व्हाइल वी कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये सिखाया ही नहीं है कॉस्ट पर यूनिट। ध्यान देना, ऊपर का इरेज कर सकते हैं ना, तुम लोग भी कॉपी कर लेना। कॉस्ट पर यूनिट देखो, तुम लोग को प्रोसेस याद है पिछला क्लास का? प्रोसेस ये है, ये यूनिट्स है, ये रुपीस है, ये यूनिट्स है, ये रुपीस है, इधर क्रेडिट साइड इधर डेबिट साइड। क्या क्या खर्चा था? मान लो कि मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 1000 यूनिट्स में 5000 लगा, फिर डायरेक्ट वेजेस 6000 लगा, फिर ओवरहेड 4000 लगा। ठीक है, और कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। जो भी डैमेज है एफजी में आगे प्रोसेस बी में चला गया। ठीक है, प्रोसेस बी में चला गया। मेरा एक बात है, मेरा एक सवाल है, ठीक है, कि तुमको बात मत करो, तुमको अगर कोई पूछे सीपीयू कितना है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? दिख रहा है तुमको? नहीं, इधर आ जाओ, वहां चलो। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? 5 और 6 11 और 4 15, उसमें से कितना यूनिट्स बना है? 1000, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो हर एक यूनिट का दाम 15 रुपया हो गया ना। सिंपल। नहीं दिखाया तो इधर बैठ जाओ, नहीं तो फिर इधर क्रॉस कर दो। देखो 5000 6000 4000, how many total expenses incurred? Already incurred 15000, and how many units produced? 1000. It means the cost per unit will be ₹15. ओके, इसलिए टोटल जो वैल्यू जो बनेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 15000। एक का दाम 15 रुपया, तो 1000 का दाम कितना? 15000। तो यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकला? टोटल को ऐड किया और जितना इनपुट डाला है उसको क्या किया? डिवाइड किया। बात समझ में है? ठीक है, अच्छा इनपुट इसको बोलेंगे ना आउटपुट बोलेंगे? क्या भैया कैसा सवाल है? इनपुट आउटपुट तो दोनों सेम ही है। लॉजिक तुम्हारा क्या बोलता है? ट्राई टू रिकॉल योर लॉजिक, योर बेसिक कंसेप्ट, कॉमन सेंस। व्हाट शुड बी देयर? आइदर इनपुट और आउटपुट। आई एम आस्किंग कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। इट मींस व्हेनेवर cost per unit is calculated, then we should divided by total output, not total input. अगर मान लो कि तुम्हारे पास तुम 10,000 खर्चा करके 100 यूनिट बनाती हो, ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे ना, इनपुट से थोड़ी ना करेंगे। इनपुट का वजूद होता है, अस्तित्व रहता है? नहीं, इनपुट का अस्तित्व मिट जाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो अपना रूप बदल लेता है ना, रॉ आरएम से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एफजी से। तो ये क्या है नीचे? आउटपुट है। ये क्या है? टोटल कॉस्ट। कॉस्ट है ना, हाँ दिखती है, ये कॉस्ट है। ये क्या है? आउटपुट है। ठीक है, इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहे हैं?
समझो क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, समझो। 564 खर्चा लगा, इनपुट कितना डाले, 1000 यूनिट्स, ठीक है। और सोचे लॉस होगा 100 यूनिट लॉस हो गया, 100 यूनिट लॉस हो गया, कुछ नहीं रियलाइज हुआ, कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। नाउ सपोज आई एम आस्किंग टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, देन व्हाट शुड बी द कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट क्या होना चाहिए, सीपीयू कैसे निकलेगा, सपोज दैट टोटल खर्चा कितना, कॉस्ट 15,000, ठीक है। अब तुमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ, अच्छा ये तो बदल जाएगा ना, ये 900 हो जाएगा आउटपुट। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखे, 1000 लिखे या फिर 900 लिखे, आउटपुट लिखे है ना। 900 लिखने का तरीका क्या होगा एग्जाम में, कैसे, इनपुट में से नॉर्मल लॉस कितना हो रहा है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 डिवाइड 9 16.66 आ जाएगा। इसको तुम क्या बोलोगे, कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया, आ गया ना। चलो इस पे एक और सवाल बनाते हैं। अगर मान लो कि वो जो 100 जो नुकसान हुआ था, जो तुमने पहले सोचा था, उसका मार्केट में रियलाइजेशन है, मार्केट में रियलाइजेशन कितना रुपये करके मिल रहा है, मान लो कि 2 रुपये करके मिल रहा है, कितना रुपये करके मिल रहा है, 2 रुपये करके मिल रहा है। अब बताओ कॉस्ट इनकर्ड कितना है, कॉस्ट इनकर्ड कितना होना चाहिए, सोचो। Whenever any scrap cell is sold, then it will be considered as cost realization। कल बताए थे ना। अगर मान लो कि बनाते जैसे मान लो कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट आया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आया कि इतना साइज का बेंच बनाना है, ठीक है, इतना साइज का बेंच बनाना है। अब क्या उसमें से 2 बेंच जो है ना, वो साइज से थोड़ा सा छोटा हो गया, उसको स्क्रैप बोल देना, तो उसको मार्केट में ले जाके हम बेच दिए, उससे जो पैसा आया टोटल कॉस्ट से माइनस हो जाएगा ना। ये बात सिखाए थे ना। तो एक तरह से बोल सकते हैं जो भी तुम्हारा स्क्रैप सेल रियलाइजेशन हुआ उसको भी डिडक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना, ठीक है। ये तो नाइंसाफी हो जाएगा ना। एक बात बताओ, तुम नॉर्मल लॉस हो रहा है तो कस्टमर से तुम चार्ज कर रहे हो, अरे उसको बेच के जो मार्केट से आता है उसका बेनिफिट नहीं दोगे, कॉस्ट तो घटेगा ना। यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। तुम लोग अगर कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप करो, कॉल करो, ठीक है, या फिर कमेंट में बता भी सकते हो, ठीक है। तो इस कितना आ जाएगा बताओ, 16.4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब इसको पढ़ते हैं पूरा। अच्छा मिटा दिए, ओहो देखो कहीं मिटाए नहीं हम, सिर्फ लाइन की है, फिर सब रीड कर दे रहे। इफ देयर इज एनी नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस इट शुड बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। सबसे पहले तो बोल दिया अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है तो उसको कॉस्ट माना जाएगा। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इसको कॉस्ट मत समझ लेना, ये तो रियलाइजेशन है कि कॉस्ट का मतलब वो यूनिट्स माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। कॉस्ट का मतलब होता है यूनिट्स माइनस करने से ऑटोमेटिक वो कस्टमर पे चार्ज हो गया। It means while calculating the cost per unit, then number of units should be reduced so that cost per unit should be increased, ठीक है। यहाँ पर बोले ना cost per unit क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर तुम एक घटाओगे तो बढ़ जाएगा ना, और दिखाए भी है। तो बोला स्क्रैप अगर सेल होता है तो क्या होगा, स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस इट शुड बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। अगर स्क्रैप सेल होता है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट तक हुआ, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसके बाद आगे का पॉइंट्स भी दिखा रहे कुछ है, ये नोट्स कॉपी करो और भी नीचे लिखना है। देखो सबसे पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। 4th पॉइंट में बोल रहा है इफ देयर इज एनी abnormal लॉस और abnormal गेन वी शुड इग्नोर इट व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि इसका मतलब समझा रहे हैं, एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, हो गया ना कॉपी। देखो अभी जस्ट अपन लोग पढ़े थे यहाँ पर प्रोसेस में
कैसे सीपीयू निकाला जाता है। यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस। यहाँ पर एक आता है डीएम, इट इज डायरेक्ट मटेरियल नॉट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 4000, डीडब्ल्यू 6000 और ओवरहेड 5000। और तुम लोगों को बताए थे नॉर्मल लॉस होता है 100, जिसका रिकवरी स्क्रैप रियलाइजेशन होता है। अरे कॉपी नहीं करना है इसको, समझो ना। और प्रोसेस ये ए है प्रोसेस, तो प्रोसेस बी में जाएगा, ट्रांसफर होगा। हाँ, एक बात तुम लोग समझना, तुमने कितना सोचा था, कितना लॉस होगा? बताओ बताओ, कितना सोचे थे? 100 सोचा था, ठीक है। एक्चुअल लॉस कितना हो गया? दिया रहेगा इंफॉर्मेशन में। एक्चुअल लॉस 150 हो गया। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 150 हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा एब्नॉर्मल लॉस कितना हो गया? बताओ, तुम लोग बताओ, एब्नॉर्मल लॉस कितना हुआ? बताओ कितना हुआ, कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। हाँ, 250, 150। देखते कौन बताता है। तुम लोग मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में बताना कितना होता है। 50 होगा। तो कमेंट बॉक्स में फायदा क्या, वो तो पता ही चल जाएगा। अच्छा देखो इधर, अरे तुमने सोचा था 100 होगा, लेकिन हो गया टोटल कितना लॉस? तो यहाँ पर 50 तुम्हारे ज्यादा हुआ ना लॉस, इसको तुम क्या बोलोगे? एब्नॉर्मल लॉस। इसी को तो एब्नॉर्मल लॉस बोलते हैं अपने लोग, ठीक है। यहाँ पर बात होता है सीपीयू निकालना। सर सीपीयू क्यों जरूरत पड़ता है? डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर मारेंगे निकल जाएगा ना? निकल जाएगा, है ना, लेकिन हम लोग का एक प्रोसीजर है, ठीक है, उसी के अनुसार चलना है। तो यहाँ पर प्रोसेस बी में कितना जाएगा बता सकते हो? आई थिंक 850 ना, 850 ना, 1000 में से 150 जाएगा। तो सीपीयू बताओ, सीपीयू बताओ कितना आएगा? सबसे पहले टोटल 15,000 हो गया। कोई कॉस्ट रिकवरी है क्या? कॉस्ट रिकवरी है? हमेशा कॉस्ट रिकवरी किसको बोलते हैं? नॉर्मल लॉस का सेल को, नॉर्मल लॉस के सेल को हमेशा कॉस्ट रिकवरी बोलते हैं। डिवाइड करेंगे, कितना यूनिट इनपुट इंट्रोड्यूस किया था, और माइनस किसको करेंगे? 100 को, 50 को माइनस नहीं करेंगे। यही बात नोट में लिखा था कि जब भी हम लोग, सुनना ध्यान से, जब भी हम लोग सीपीयू निकालने बैठेंगे तो उसमें से क्या माइनस नहीं करेंगे? एब्नॉर्मल लॉस माइनस नहीं करेंगे। एब्नॉर्मल लॉस का यूनिट्स माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एब्नॉर्मल लॉस बेच के कस्टमर से चार्ज नहीं होगा। उसका रीजन अगर पूछे तुमसे क्यों माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो लॉस होगा ना कंपनी खुद बेयर करेगा। अरे सोचो, अगर तुम यूनिट्स को माइनस कर दोगे तो प्राइस पर यूनिट बढ़ जाएगा ना। अप्लाई योर सेंस। अगर तुम यूनिट्स माइनस कर दोगे तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा ना। नहीं समझा? फिर से समझाए क्या? अगर जैसे क्या बोल रहे थे, 5 यूनिट का दाम 10 रुपया था, 1 यूनिट अगर डैमेज हो गया तो 4 यूनिट का दाम कितना हो गया? 10 रुपया। तो पर यूनिट का 2.5 रुपया पड़ रहा था, तो माइनस करने से पर यूनिट बढ़ रहा है ना, पर यूनिट 2.5, ठीक है। तो जब भी माइनस करेंगे तो हमेशा दाम बढ़ेगा। इसलिए क्या है कि माइनस नहीं करना। जैसे अगर एक यूनिट और माइनस कर दे, 3 का हो गया 10 रुपया, तो 3.333, 3 रुपया 33 पैसा, है ना। तो माइनस नहीं करना, माइनस करने से कस्टमर पे बोझा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर गलती किसका? गलती किसकी? कंपनी का ना। दुर्घटना होने पर भी कस्टमर का प्रॉब्लम है, ये तो एब्नॉर्मल लॉस हुआ, है ना। तो ये किसका गलती है? कंपनी का, अपना गलती है। तो ये स्वीकार करेगा और माइनस नहीं करेगा। तो फिर से रिपीट कर रहा है, रिपीट इट अगेन, लिसन बी केयरफुली, ओके। सबसे पहले जब भी हम सीपीयू निकालेंगे, सीपीयू निकालते वक्त कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सारे खर्चे को ऐड करेंगे और इससे माइनस क्या करेंगे? सिर्फ नॉर्मल लॉस। फॉर्मूला लिखा देंगे, सिर्फ माइनस क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस।
उसके बाद ये जो यूनिट्स है ना, इनपुट में से फिर भी नॉर्मल लॉस, देखो ऊपर माइनस हो रहा है उसका स्क्रैप से, तो उसका भी यूनिट से माइनस होगा, ठीक है, और बाकी कुछ भी माइनस नहीं होगा। समझ में आया? कोई डाउट? तो देखो बताओ कितना होता है, कितना होता है बताओ? 16.44 आ रहा था। अब बोलो कि सर इसका वैल्यू क्या होगा, तुमसे सवाल करते हैं, है ना। 50 यूनिट डैमेज हुआ है तो उसको क्या मार्केट में बेचने जाओगे अभी? यहाँ तो कॉस्ट रिडक्शन, यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाएगा ना। तुम कॉस्ट रिड्यूस करोगे कि नहीं करोगे? कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा ना। जो सामान डैमेज हो गया उसको उस गोदाम से हटा के तो बाहर फेंकना पड़ेगा। तो हमेशा एब्नॉर्मल लॉस किस पे वैल्यू होता है? कॉस्ट पे। 50 इंटू 16.44 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये कितना होगा 850 इंटू 16.44। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा होगा तो इसको बैलेंसिंग फिगर भी लिखने से चलेगा, लास्ट वाला। आई थिंक कुछ 1-2 रुपये का अंतर होगा, कैलकुलेट करके बताओ तो। कैलकुलेटर नहीं लगता है, दिलाया तुम दोनों? 822 पहले 50 इंटू 16.44 कितना आ रहा है? 822। इसका कितना आ रहा है? अरे अभिजीत उस रूम में देखो कैलकुलेटर लेके, क्या कैलकुलेटर लाए तो निकालो, तुम लेके बताओ कितना आ रहा है? 17 पॉइंट क्या लगता है? देखो 15,000 माइनस 200 डिवाइड 900, 16.44, ठीक है। 822 इंटू 16.44, यहाँ पर आ गया तुम्हारा 15 इंटू 16.44, यहाँ पर आ गया 22, ठीक है। फिर 16.44 इंटू 850, यहाँ पर आया 13974। ये मल्टीप्लाई करके आया, बैलेंसिंग फिगर में करके देखो कितना होता है। 15,000 माइनस, देखो इधर क्या बोल रहे थे, कितना आएगा? 15,000 माइनस 200, 822, 13,978 आ रहा है। 4 रुपये का अंतर हो रहा है, 4 रुपये का अंतर हो रहा है। यानी कि बैलेंसिंग फिगर करने से कितना रहा? 13,978, मतलब 13978। मेरे से अगर पूछे डिफरेंस क्यों आ रहा है, पता है? क्योंकि यहाँ पर 16.444444 रेकरिंग है और हम लोग क्या किए, 44 लिए। तो सर उचित क्या है? उचित ये है कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे ले लो, कुछ नहीं कर सकते पॉइंट्स का, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर ले लो। यानी कि बोलने का मतलब ये हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक और बात ये समझाएं, समझ में आया? इससे यही सब सवाल है, यही सब करेंगे आगे। अगर मान लो कि ये सब कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना है। नुकसान हुआ 70, एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 70। तो एब्नॉर्मल लॉस हो रहा है, एब्नॉर्मल गेन हो रहा है, एब्नॉर्मल गेन हो रहा है ना। तो गेन इधर आएगा काउंटर करने के लिए। गेन कितना? 30, नुकसान तो 70 हुआ, कितना का बचत। अब क्या करना, अब कैसे सीपीयू निकालेगा? सीपीयू तो सेम रहेगा। हम बोले ना, एब्नॉर्मल गेन हो या एब्नॉर्मल लॉस हो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन सीपीयू, ठीक है, वो सेम रहेगा। सर तो इसका वैल्यूएशन क्या होगा? बड़ा ही सिंपल है, 30 इंटू 16.44। फिर से अगर यहाँ पर आउटपुट में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, क्या नहीं परिवर्तन होगा? हाँ परिवर्तन होगा, तो कितना होगा? 930। आउटपुट में परिवर्तन होगा 930, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? 930 इंटू 16.44 जो भी है 15293। देखो मैच नहीं करेगा तो तुम लोग बैलेंसिंग फिगर लिख देना,
कुछ डिफरेंस आएगा। समझ में आया ये चीज कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो जितना बात बोले वो सारा बात हम नोट बोल के लिख दे रहे हैं। अभी तुम लोग कॉपी मत करो, ये पहले समझ लो। देखो इधर, सबसे पहला क्या बोले? सबसे पहले ये बोले एबनॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस ऑलवेज credited with scrap sale। नॉर्मल लॉस हमेशा किससे क्रेडिटेड होगा? स्क्रैप सेल। ठीक है, अब क्रेडिटेड होगा जितना, तो कॉमन सेंस है, यूनिट्स में यूनिट्स जाएगा और अमाउंट में स्क्रैप सेल जाएगा। ठीक है, दूसरा एबनॉर्मल लॉस ऑलवेज क्रेडिटेड विथ कॉस्ट, कॉस्ट से क्रेडिटेड होगा। अब ये कॉस्ट निकलेगा कैसे? इसका फॉर्मूला नीचे लिख दे रहे हैं। ये कहाँ कॉपी करना है बताएंगे, अभी कोई कॉपी मत करना। एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, जो भी एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स है, इनटू सीपीयू। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एक बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन करे तुम लोग से, बोलो पूछिए ना सर, सब जवाब देंगे। पूछते हैं क्या ऐसा कोई परिस्थिति है जहां पर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन एक साथ आ सकता है? बताओ कौन सा परिस्थिति है? कैसे आ सकता है? थोड़ा सा सोचो, कॉन्सेप्ट सोचो और बताने की कोशिश करो, एक साथ पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे? नॉर्मल लॉस क्या बोलता है? पूर्ण निवारण, छोड़ो हिंदी बड़ा कठिन है। प्री डिटरमाइंड, ठीक है, प्री डिटरमाइंड, पहले से जो पूर्ण निर्धारित कर लेता है, आप ठीक बोलते हैं, पहले से जो प्री डिटरमाइंड कर लिया है वो खर्चा जब एक्चुअल होगा या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। अब बोले ज्यादा भी हो गया कम भी हो गया, इसका मतलब पास भी और फेल भी संभव है क्या? तो ये चीज हमेशा याद रखना, दोनों को एक चीज होता है। एबनॉर्मल गेन ऑलवेज क्रेडिटेड ना डेबिटेड? डेबिटेड विथ कॉस्ट, नहीं कॉस्ट ना, कॉस्ट करेंगे। फॉर्मूला एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, सॉरी एबनॉर्मल गेन इनटू सीपीयू। ठीक है, एक और है, अच्छा ये 5 नंबर पॉइंट है ना, नहीं कॉपी किया हुआ? ये 5 में क्या लिखा था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल के लिखा था। ठीक है, अच्छा ठीक है, इतना ही रहने देता अभी नोट्स। ये कॉस्ट पर यूनिट, देखो अब तुम लोगों को समझाने जा रहे हैं कुछ नया चीज। ठीक है, तो एक बार ध्यान दो, इधर आ जाओ। सबसे पहले तुम लोग इंपॉर्टेंट नोट में बताए 1 2 3 4 तक बड़ा इजी था। 4 में क्या आया था? एबनॉर्मल लॉस अगर होता है तो क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का सीपीयू पे कोई असर नहीं पड़ता है। फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए सुनो ध्यान देना, जब भी एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस तुम लोग ट्रेडिंग बनाते हो ना, एबनॉर्मल लॉस किधर होता है? डेबिट में होता है ना क्रेडिट में होता है? क्रेडिट में होता है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में होता है। तो इसलिए प्रोसेस का बाई साइड चला गया, देखो प्रोसेस का बाई साइड चला गया। ठीक है, अब एबनॉर्मल लॉस का जो यूनिट्स है, या तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या तो उसको बेच के कुछ रिकवरी होगा। मान लो कि तुम्हारा कॉस्ट है 10 रुपया, ठीक है, कॉस्ट कितना है? 10 रुपया, क्लेम मिला 5 रुपया, पीएल में कितना जाएगा? पीएल में लॉस कितना होगा? 5 रुपया।
मान लो कि तुम्हारा कॉस्ट हुआ 7 रुपया, कॉस्ट कितना है 7 रुपीज, और इंश्योरेंस से मिला तुमको कितना 6 रुपया, तो पीएल में लॉस कितना होगा? यानी कि कॉस्ट से कभी ज्यादा क्या नहीं हो सकता, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है। तो ऑन रियलाइजेशन ऑफ स्क्रैप सेल ऑफ एब्नॉर्मल लॉस और एनी इंश्योरेंस क्लेम द बैलेंस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री लिख लो तो एक बार, यहाँ पे छोटा सा लिख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट बाय टू एब्नॉर्मल लॉस, बैलेंसिंग फिगर लिख देना, यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पर स्क्रैप सेल, यहाँ पर नेट लॉस। थोड़ा सा जूम करके देख लेना, फिर से बोल दे रहे हैं, बैंक और डेबिट, स्क्रैप सेल, पीएल बैलेंसिंग फिगर, नेट लॉस और टू एब्नॉर्मल लॉस कॉस्ट में होगा। समझ में आया? तो एंट्री नंबर 1 2 ये अभी भी कॉपी करने नहीं बोल रहे हैं, ये लास्ट में कॉपी करवाएंगे तुम लोग से, लास्ट में लिख दिए पहले। तो 1 2 हो गया, इसका तीसरा नंबर बता रहे हैं, इसको कॉपी करो। देखो कॉपी क्या करना है, सुनो। 3 नंबर अकाउंटिंग वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल गेन डेबिटेड टू प्रोसेस। जाहिर सी बात है, अगर एब्नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड होता है तो एब्नॉर्मल गेन किधर होगा? डेबिट साइड होगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एब्नॉर्मल गेन। सेकंड क्या है? एब्नॉर्मल गेन एडजस्टेड विद नॉर्मल लॉस। ये बड़ा ही क्या बोले, मतलब कि दिमाग लगाने वाला चीज है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होने वाला चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको समझते हैं, अच्छा समझते हैं। ठीक है, तो उसके पहले तुम लोग इसको कॉपी कर लो एक बार। कॉपी हो गया? ठीक है, तो सुनो, ध्यान सुनना। और इसको समझाने के लिए मेरे को स्पेस चाहिए, चलो यहाँ का स्पेस यूज करते हैं। हाँ विजिबल है, ध्यान देना। क्या हुआ, बात क्या हो रहा था कि नॉर्मल लॉस मतलब पहले से सोचा था 100 यूनिट का नुकसान होगा। पहले से क्या सोचे थे? 100 यूनिट का नुकसान होगा, 100 यूनिट्स का नुकसान होगा। इसके ऊपर स्क्रैप सेल 2 रुपया करके कितना हो गया? 200। ठीक है, अब वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो तुमने सोचा वो हुआ ही नहीं। ठीक है, एक्चुअल लॉस कितना हुआ? मात्र 70 यूनिट्स हुआ। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 70 यूनिट से लॉस हुआ। ठीक है, तो एब्नॉर्मल गेन अगर तुमसे कोई पूछे तो बोलोगे सर एब्नॉर्मल गेन का बात यहाँ पर अगर उठेगा तो एब्नॉर्मल गेन तो मात्र 30 यूनिट्स का होगा, है ना। मेरा एक सवाल है, मेरा एक बहुत ही फंडामेंटल सा सवाल है, फिर से इसको रिपीट, क्वेश्चन पहले रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल लॉस, देखो ये वीडियो समझ में ना आए तो बार बार देखना, यहाँ तक समझना चाहिए। प्रोसेस धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स है। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? पहले से सोच लिए थे कि 100 यूनिट्स बर्बाद होगा, उसको मार्केट में 2 रुपया करके बिक्री होने का है, 200 रुपया। हुआ क्या? नुकसान हुआ मात्र 70। एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ? 70। तो एब्नॉर्मल गेन कितना हो गया? 30। एक तुम लोग से फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में स्क्रैप सेल का जो कैश आएगा वो कितना आएगा? कितना आएगा? एक्चुअल में स्क्रैप सेल कितना आएगा? सोचो। 200 आएगा स्क्रैप सेल? नहीं, चूंकि 100 तो नुकसान हुआ ही नहीं, स्क्रैप सेल तो हमने 200 कर दिया है। यानी कि जब प्रोसेस बनाए थे तो 22 साइड 200 रुपया माइनस करके रखे हैं ना। समझो, अरे बात को समझो। 22 साइड ये 200 रुपया तो प्रोसेस जब बनाया था, देखो 22 साइड उधर 200 रुपया प्रोसेस स्क्रैप सेल में लिखते हैं ना क्रेडिट में, तुमने तो 200 लिख के रख दिया।
लेकिन एक्चुअल में सेल कितना हुआ होगा, जितना का नुकसान होगा उतना का ना, 70 का नुकसान होगा, तो 70 गुने 2 कितना होता है 140। तो स्क्रैप सेल कितना का आया 140 का आया, स्क्रैप सेल कितना का आया 140 का। अब तुमने स्क्रैप सेल कितना का दिखा के बैठा है, बताओ क्या इतना होना चाहिए? भारत जानना चाहता है, बताओ इतना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे तो नॉर्मल लॉस को देखो स्क्रैप सेल से क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट कर दिए ना। डेबिट किसको करेंगे, एब्नॉर्मल गेन को। और जो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल टर्म में क्या बोले, जो तुमने सोच लिया था वो हुआ नहीं, ठीक है। तो जो इतना का तो बेनिफिट होगा ना, ठीक है, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एंट्री समझ में आया, रिपीट करना है, ठीक है। इसको कॉपी करो एक बार, ध्यान दो इधर। 4 तक कॉपी कर लिया था, 5th नंबर देखो। नॉर्मल लॉस का अभी तक तुम लोगों को बताया नहीं थे कि नॉर्मल लॉस का हम लोग कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो बड़ा ऐसा इजी है। तो प्रोसेस में बाई साइड जाता था ना, बस उसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। इसमें समझाना क्या है, इतना देर से इसी के ऊपर तो समझाए गए थे। अब तुम लोग नोट कॉपी करना, ये पूरा 5th एंट्री हो जाएगा। एक मिनट रुको, इसको नोट पॉइंट दे देते हैं। कितना हुआ तक पॉइंट चला था, 5th चला था ना। इसको 6 बोल के लिख लेना, इसको 6 पॉइंट बोल के लिखना। वेरी इंपॉर्टेंट नोट बोल देना इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट बोल के लिखना। और इसके भीतर क्या क्या लिखना तुम लोग, पहला नॉर्मल लॉस ये वाला, फिर 2 लिखना, फिर 3 लिखना, और फिर 4 लिखना। यहाँ पे देखो बार बार बोल रहे हैं 6 पॉइंट चलेगा ये, 1 2 3 और 4 सीपीयू। क्या होगा, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप सेल डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट्स माइनस नॉर्मल लॉस, ठीक है। और ये जो आज का जो थ्योरी क्लास है ना, ये प्रोसेस का बेस है। देखो प्रोसेस को बेसिकली तुम लोगों को सिलेबस के अनुसार, बीकॉम का सिलेबस के अनुसार बात करें तो इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल बेसिक, ये जितना सा थ्योरी है ना ये बेसिक के लिए। एक क्या बोलो, हाँ टोटल इनपुट। देखो एक बात बताओ, टोटल इनपुट्स में से नॉर्मल लेस माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आउटपुट लिखेंगे तो वो गलती हो जाएगा ना। हम लोगों को तो लेना नहीं होता है कि आउटपुट कैसे आता है। आउटपुट आता है तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस भी माइनस करके, एबनॉर्मल गेन भी एडजस्ट करके आता है ना। तो वो चीज फॉर्मूला नहीं बनता है। टोटल इनपुट से सिर्फ नॉर्मल लॉस को ही माइनस करते हैं, नॉर्मल लॉस यूनिट्स को माइनस करते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला हो गया फंडामेंटल, ये जितना सारा थ्योरी लिखा है सारा फंडामेंटल का है। दूसरा क्या होता है, जैसे ये बेसिक खत्म होगा, दूसरा बड़ा ही गजब का कांसेप्ट स्टार्ट होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, हम लोग को देखना पड़ता है, WIP का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। और RM, WIP और FG तीनों मिलके एक साथ बड़ा ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनता है। और तीसरा जो सबसे लास्ट है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड, कुछ लोग बोलते हैं लेकिन हम इसको कॉम्प्लिकेटेड होने नहीं देंगे। तीसरा क्या है, इंटर ट्रांसफर प्रोसेस, ठीक है। मतलब इंटर ट्रांसफर का मतलब ये हो रहा है कि एक एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को जब ट्रांसफर कर रहा है तो प्रॉफिट पे ट्रांसफर कर रहा है। तो 3 भागों में इसको बांटा गया है और तुम लोगों को सिलेबस में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग इंटर ट्रांसफर प्रॉफिट, ठीक है। तो उसको भी सीखना है, ठीक है। तो तीनों को सीखना है, धीरे धीरे करके सीखना है, ठीक है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल है आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको करके आना, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टाइम के अनुसार देखते हुए, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा बनाएंगे भी तो कई लोग देखेंगे भी नहीं यूट्यूब पे, ठीक है। तो इतना ही देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का वीडियो विद प्रैक्टिकल, जितना भी कुछ कराएं सारा का प्रैक्टिकल देंगे। और तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना, इसका नोट्स अच्छे से, जैसे क्लास में तुम लोग लिखते थे वैसा ही नोट्स अच्छे से लिखना, ठीक है। एग्जाम तो होना ही है, आई नो वी ऑल आर फेसिंग पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है। हम लोग इस सिचुएशन में फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन को भी डील कर लेंगे जल्दी और वापस हम लोग मिलेंगे अपने क्लासरूम में, ठीक है। सो वी प्रे एंड स्टे एट होम, ओके। बाय, टाटा।